हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि इस चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इवन फिल द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि इस चैप्टर में क्लास क्वेश्चन 20 है, तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझना है। और वो 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी करा देगा आपको। यानी इस 20 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको एक-एक करके वीडियो को पॉज़ करके आंसर्स खुद देने हैं। और आपको बस देखना है क्लास बाद में कि मेरे से आपका आंसर मैच कर रहा है, नहीं है, सही है तो ठीक है, और जो क्वेश्चन गलत होगा उसको क्लास आपने कॉपी पे लिख लेना है ताकि बिफोर एग्जाम एक बार आप उसको देख सको। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही क्लास पूरे अकाउंट्स, इको और बीएसटी के एमसीक्यू सीरीज जहाँ पे क्लास सारे के सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उसके लिए क्लास आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। इवन पूरा का पूरा कोर्स सिलेबस अकाउंट, इको और बीएसटी का क्लास 12 का 2021 के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो चलो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है क्लास रीजन के साथ। ध्यान रखना जहां पे रीजन मांगा गया हो, अगर आप रीजन नहीं देते तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा खाली ट्रू और फॉल्स लिखने पे। तो आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स के साथ की रीजन सही है या रीजन देख के बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, चलो अब देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या है। नेशनल इनकम इज अफेक्टेड बोथ फैक्टर्स एज वेल एज ट्रांसफर इनकम। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों कि जो फैक्टर इनकम है, जहां पे आप काम करते हो उसके बदले आपको पैसा मिलता है, फ्री में जो इनकम मिलता है वो ट्रांसफर इनकम है। और नेशनल इनकम जो है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेशनल इनकम दोनों से अफेक्ट नहीं होता। नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम से अफेक्ट होता है, ट्रांसफर इनकम से नेशनल इनकम अफेक्ट नहीं होता। यानी फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। जो इनकम फ्री में आई है वो नेशनल इनकम में अफेक्ट नहीं किया जाएगा। विच वन इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम? कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी और मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप, नेशनल डेट इंटरेस्ट। तो इन तीनों में से कौन सा है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे क्लास ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ये भी काउंट नहीं होगा। यानी ऑप्शन में डी। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जा सके, काउंट किया जा सके। ओके, थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। फ्री सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। सरकार जो फ्री सर्विसेज देती है, पब्लिक को, जनता को फ्री में जो सर्विसेज देती है, वो सारी की सारी सर्विसेज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। फ्री सर्विसेज आर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आर कंजप्शन, ये रीजन है, आर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो फ्री सर्विसेज है ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है सरकार का, हेंस इट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसीलिए क्लास इसे इंक्लूड करेंगे किसमें? नेशनल इनकम में। तो अगर आपका ट्रू फॉल्स आप लिख रहे हो तो रीजन भी जरूर दिया करो। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्लास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। आपको बताना है क्लास, तो मेरी बात समझो, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, तो वो किस में आता है? एनडीपीएफसी में। तो एनडीपीएफसी के अंदर क्या क्या आता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, प्लस मिक्स इनकम। और ये क्या पूछा है? जीडीपी एमपी। तो एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं जीडीपी एमपी गिवन एनडीपीएफसी। तो हम एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे? नेट हटाने के लिए, नेट से ग्रॉस में आने के लिए डेप्रीशिएशन, डी से डी से में, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो आप चेक कर लो, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस डेप प्लस एनआईटी। तो डेप का ही दूसरा नाम क्या है क्लास? यहाँ पे ये तो गलत हो गया क्लास, यहाँ पे डेप है ही नहीं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस एनआईटी, और ये दोनों गलत है क्लास। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो आपने बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन से सारे इजीली आप बना लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स आपने बताना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस आपको पता है जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो उसके दो पार्ट हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और दूसरा है क्लास चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज स्टॉक। तो ये कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा बड़ा होगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से, ये हमेशा बड़ा होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, अगर मान लो ये 400 है, ये माइनस का 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? 390। इन दोनों को जोड़ के आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप लिखोगे द स्टेटमेंट इज false because if change in stock is negative then gross domestic capital formation is less than gross domestic fixed capital formation। तो अगर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में आ गया तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, वो जो ये क्लास, ये जो अमाउंट है,
ये कम हो जाएगा। यहाँ 400 है क्लास, ये कितना हो गया 390। आमतौर पे ये बड़ा होता है, लेकिन अगर चेंज स्टॉक नेगेटिव है तो ये बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। ओके, तो गलत स्टेटमेंट है, रीजन के साथ दे देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चों कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर द्वारा दिया जा रहा है, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो डियरनेस अलाउंसेस देती है क्लास, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देती है। टूल गिवन टू एम्प्लॉय टू यूजिंग वर्क क्लास, जो टूल दिया जा रहा है वो। पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंजर्ड एम्प्लॉय, वो भी दिया जा रहा है। प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू प्रोविडेंट फंड। बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हम लोग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी लेते हैं, ना कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। तो क्योंकि यहां पे लिखा है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लास इसके अंदर हम लोग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है क्लास, हम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को हम काउंट करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है क्लास फटाफट। गुड प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम। जो किसान अनाज अपने लिए उगा रहा है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल सही है क्लास, क्योंकि वो मार्केट के लिए बनाया गया। इट इज प्रोड्यूस फॉर मार्केट, हेंस इट्स इम्प्यूटेड वैल्यू, ध्यान रखना, अंदाजा लगाएंगे कि जो हमने अनाज अपने लिए कंजप्शन किया है उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू कितनी है, अंदाजा लगाएंगे उसकी वैल्यू कितनी है, और हम उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, उस नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन विल बी, आपने आईसी बताना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज वन था। बच्चों अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे ही रखा है और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये डोमेस्टिक मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही आपका कहलाता है क्लास इंटरमीडिएट कंजप्शन, आईसी। तो यानी कि 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही क्लास पूरा एंड तक टिके रहना है क्लास, बीच में इसके बिल्कुल मत करना। 20 के 20 क्वेश्चन देखना, कौन सा क्वेश्चन कब एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए वो कुछ नहीं पता। तो कंप्लीट अवेयरनेस के लिए क्लास कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, कंप्लीट नंबर के लिए। जीडीपी एमपी दिया है, सब्सिडी दिया है, जीडीपी एफसी इक्वल टू, तो मैं बता दूं क्लास, आपको दिया है जीडीपी एमपी और आपको निकालना क्या है, जीडीपी एफसी। तो एमपी से एफसी में जाने के लिए हम करेंगे माइनस एनआईटी, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी आपको 1000 दे रखा है, एनआईटी आपको नहीं पता, तो आप करोगे आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी जो है क्लास, आईटी में से हम सब्सिडी घटा देंगे, तो आईटी हमको नहीं दिया तो जीरो, सब्सिडी 50 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1050। आप चेक कर लो 1050। अगर आपने 950 कर दिया तो आंसर गलत, जो बहुत सारे बच्चे करे भी होंगे। ओके, when the entire output is sold is an accounting year then the value of output is equal to। बच्चों सुनो मेरी बात, मैंने अपने पूरे डिटेल में जो चैप्टर पढ़ा रखा है क्लास इको का, नेशनल इनकम का, वहां भी बता रखा है, अगर आपका सारा का सारा माल बिक गया तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो आपके सेल्स के बराबर होगा। अगर सारा का सारा स्टॉक आपका बिक जाता है तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल के बराबर है, और सारा स्टॉक नहीं बिकता तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो अगर कोई से पूछता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, तो आप करोगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन अगर सारा आइटम बिक गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो सेल्स के बराबर होगा। यानी कि 10th क्वेश्चन का ऑप्शन में बी करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पब्लिक में बांट दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लास डिविडेंड, यानी 11th का ऑप्शन में बी करेक्ट है। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम नहीं बांटते किसी को, अपने पास ही रखते हैं क्लास, किसी को नहीं बांटते, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स, यानी कि आप अकाउंट्स में उसको रिजर्व कहते हो। रिटेन अर्निंग मतलब जो आपने बचा लिया, जो आपने किसी को नहीं बांटा, और जो बांट दिया है क्लास उसको क्लास बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है क्लास यहां तक? ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू, बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस किसको कहते हैं, बताओ क्लास फटाफट। ऑपरेटिंग सरप्लस किसको कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसका मतलब है क्लास जो आपको प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से आपको इनकम मिली। देखो प्रॉपर्टी से क्या मिलता है आपको, प्रॉपर्टी से आपको मिलता है रेंटल, रेंटल इनकम। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस प्रॉपर्टी से आप क्या कमाते हो, रेंटल। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्लास मालिक, तो मालिक को क्या मिलता है क्लास, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है। तो यानी कि प्रॉपर्टी फ्रॉम मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ट्वेल्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है। इफ अ फार्मर सेल wheat to miller, class
फॉर ₹500 एंड मिलर सेल फ्लोर टू बेकर फॉर 700, बेकर सेल्स ब्रेड टू कंज्यूमर फॉर 1000, द टोटल वैल्यू एडेड बाय मिलर और बेकर। मेरी बात समझना, फार्मर ने मिलर को बेचा 500 का, तो मिलर ने 500 का खरीदा और आगे बेकर को 700 का बेच दिया, है ना। तो मिलर ने वैल्यू कितना ऐड किया है, मिलर ने वैल्यू ऐड कर दिया 200। फिर बेकर ने क्या किया, 700 का मिलर से खरीद के 1000 का बेच दिया। तो बेकर ने कितना वैल्यू ऐड किया क्लास, 500। तो वैल्यू एड बाय मिलर एंड बेकर जो होगा वो होगा क्लास टोटल 500। क्लियर है यहां तक। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में क्लास मैं आपसे बोलूं कि फाइनल कंजप्शन कितना है, तो फाइनल कंजप्शन क्लास 1000, आखिरी में जो आपने बेचा है कस्टमर को वही आपका फाइनल कंजप्शन है, वो 1000 है। ओके, अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, प्लस इनकम मेथड अगर हम लगाएं, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होता है, यानी कि अगर आप इनकम मेथड लगाते हो तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एनडीपीएफसी जो है डोमेस्टिक इनकम, वो क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सरप्लस है। इसके अलावा आता है सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स इनकम। तो बताओ क्या क्या है, ये है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये पूरा का पूरा जो है, ये चारों को चारों उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है और ये मिक्स इनकम है। तो कुल मिला के ये दोनों ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बच्चों क्लास फॉर्मूला बताओ फटाफट। वैसे बता दूं क्लास, रियल जीडीपी जो होता है वो जीडीपी होता है बेस ईयर प्राइस पे, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो जीडीपी होता है क्लास आपका करंट ईयर प्राइस पे, या कांस्टेंट ईयर प्राइस पे बोलते हैं रियल जीडीपी, और करंट ईयर प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी। तो रियल और नॉमिनल, मुझे सिर्फ इतना बताओ क्लास कमेंट सेक्शन में कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा ज्यादा भरोसेमंद है, ये आपको बताना है क्लास, विच इज मोर रिलायबल। सरकार किसको कंसिडर मानती है क्लास एक्चुअल ग्रोथ को मेजर करने के लिए, रियल या नॉमिनल। ओके, वैसे फॉर्मूला की बात करूं तो बता दूं क्लास, फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 आता है, रियल जीडीपी आप चेक कर लो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 आपका आ जाएगा रियल जीडीपी। चलो, ब्रोकर कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अच्छा मुझे बताओ, जो ब्रोकरेज देते हो, जो कमीशन देते हो क्लास सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे, हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं क्लास, सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को तो नहीं इंक्लूड करते, लेकिन ब्रोकरेज को इंक्लूड करते हैं। क्यों, इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, नहीं। इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। इट इज एन इनकम अर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, बिल्कुल क्लास सही ऑप्शन सी है, क्योंकि ये जो सर्विस दी है वो नहीं है भाई, माल पुराना है लेकिन जो सर्विस दी है, जो सेवा दी है वो नहीं है। तो ये क्लास बिल्कुल प्रोडक्टिव सर्विसेज है, इसीलिए इसको हम अकाउंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम, कौन सा क्लास इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। मेडिकल सर्विस बाय रेंडर्ड बाय अ डिस्पेंसरी, तो डिस्पेंसरी जो मेडिकल सर्विस दे रहा है तो करते इंक्लूड। हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, भैया अगर हाउस वाइफ हाउस होल्ड वर्क कर रही है तो बच्चों हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास वो फ्री है और उसकी वैल्यू लगाना बड़ा मुश्किल है कि आपकी मदर ने घर पे काम धाम जो कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम निकाल नहीं सकते वैल्यू को, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए जो लॉयर कर रहा है क्लास, एक मेड आके घर पे काम करती है, तो हम उसको जरूर नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्लास। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सिर्फ बी पॉइंट है। रीजन के साथ बताना सही है गलत है। टीचर बाय अ टीचर टू सन विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम, एक टीचर ने अपने बच्चे को पढ़ाया तो क्लास क्या ये इंक्लूड होगा, नहीं क्लास, क्योंकि ये फ्री की सर्विस है और हम इसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्लास हम उसकी कीमत को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। 19, नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू, क्लास ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 19 को 2019 में। तो नेशनल इनकम जो है वो सम है फैक्टर इनकम किसका, तो नेशनल इनकम चैप्टर में हम किसकी इनकम को काउंट करते हैं, तो मैं बता दूं क्लास, नेशनल इनकम में हम हमेशा रेजिडेंट्स की इनकम काउंट करते हैं, किसकी क्लास, रेजिडेंट की। तो आप ये ध्यान रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी, तो रेजिडेंट आएगा इसका आंसर, 19 का सी आंसर। आखिरी क्वेश्चन है क्लास, कमेंट सेक्शन में क्लास जरूर बताना 20 में से आपका स्कोर कितना, अगर आप आखिरी तक देख रहे हो 20 के 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो प्लीज कमेंट बताना क्लास, आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स कितने आए, और लाइक जरूर करना क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना कितना स्कोर रहा आपका। फैक्टर इनकम जो है पेड टू नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लीड्स टू, भैया अगर आपके देश के अंदर कोई नॉन रेजिडेंट है, आप उसे कोई फैक्टर इनकम देते हो,
तो फैक्टर इनकम दे रहे हो क्योंकि वो देश के अंदर है, तो डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगा बिल्कुल। लेकिन ये पैसा वो बाहर खर्च करेगा, तो ये एनएफआईए में से फीटा कंपोनेंट है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और फीटा अगर बढ़ेगा तो आपका एनएफआईए कम होगा, अगर एनएफआईए कम होगा तो आपका नेशनल इनकम भी कम होगा। यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेशनल इनकम जो है ये कम कर देगा क्योंकि पैसा बाहर चला जाएगा देश से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम जो है वो बढ़ेगा। डोमेस्टिक इनकम में हम लोग एनएफआई को काउंट नहीं करते। तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन सी है, 20 का ऑप्शन सी। तो आप मुझे बताना क्लास वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके अपना स्कोर जो बताना। वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।